कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है? तो एक प्रश्न का जवाब दो। किसने कहा अच्छा चल रहा है? जिसने अच्छा कहा ऊपर देखे पहले। बोलो, इधर 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 इधर। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कुछ। झूठ बोलना कब नैतिक होगा? जान बचाओगे। हम्म। है। और कब होगा? और बताओ। हम्म। अब आने के बाद हम लोग इसी तरह से थोड़ा सा पूछ लेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि कल की डेट में आपने कुछ समझा या नहीं समझा। हाँ, तो झूठ बोलना कब नैतिक है? कायदे से बताओ, कोई एक ऐसा व्यक्ति बताए जिसके लगे कि हाँ, ये पता चले कि आप बुद्धिजीवी हो गए। कौन ऐसा है जिसको लग रहा है कि मैं बुद्धिजीवी हूं? तो मुझसे नहीं पूछेंगे तो अपराध हो जाएगा। कोई ऐसा है कहीं? खड़े होके बताओ। हाँ। अरे नहीं यार, खड़े होके तो बताना होगा। खड़े हो जाओ। शाबाश। खड़े हो जाओ। फटाफट खड़े, एक बार में खड़े हो जाया करो, अनुशासन के साथ, तुरंत बताओ। और ठीक, ख्वाहिश पूरा करने के लिए ठीक। और ठीक, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ठीक। हाँ। और ठीक। ठीक। बहुत बढ़िया, इतना समझ गए तो तुम बहुत है। बैठ जाओ। शाबाश। इतना ही तो समझाना है, और क्या समझना है? इससे ज्यादा नहीं समझना है। इतनी बात समझ में आ गई तो अच्छा है। सबसे पीछे तुम खड़े हो जाओ। कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां हिंसा अनिवार्य हो जाती है या हिंसा नैतिक हो जाती है? एक नंबर। क्या? तो वो तो महिलाओं पे मतलब ज्यादा विशेष है। हाँ ठीक। और? हाँ। हाँ ठीक। हम्म। हाँ। वो चाहे जितना मारे उनको छूट है, कितनी गोलियां मार दें किसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक। और? अरे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, वो भी हिंसा ठीक है। और? बस इतना ही याद आ रहा है तुमको? आजादी की लड़ाई लड़ोगे तो उसमें भी हिंसा करो, वो भी ठीक हो जाएगी। हाँ। नहीं, एकता अखंडता का मामला अलग हो गया। लेकिन अगर देश में कोई समस्या है और देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं तो अलग मामला हो गया। बैठिए। हम्म। अपने हित के लिए हिंसा करना ये ठीक नहीं, अनैतिक है। ये तो बहुत छोटा सा प्रश्न, अपने से ही तुमको समझ में आ जाता। अपने हित के लिए नहीं। अगर आत्मरक्षा, अपनी गरिमा, अस्मिता, सम्मान के लिए, इसीलिए आपने ये भी जो देखा होगा कि बहुत सारे न्यायालय आत्मरक्षा में किए गए, जो सेल्फ डिफेंस में किए गए प्रहार को आपको बहुत ज्यादा कोर्ट उस पे सजा नहीं देता। जैसे मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई फायरिंग कर रहा है और आपने जवाबी कार्रवाई में उसके ऊपर फायरिंग की। हथियार का जो लाइसेंस दिया जाता है उसके पीछे यही एक रीजन है, आत्मरक्षा। और वो भी अधिकार जो देता है, लाइसेंस, वो देता है जिलाधिकारी। वो आपकी स्थितियों को देख लेता है कि आपके ऊपर खतरे हैं, और आत्मरक्षा में किए गए अपने सम्मान की रक्षा नैतिक है। आप अपराधी नहीं है, आपने किसी को जानबूझ के गोली नहीं मारी, लेकिन आपको कोई मार रहा है तो भाई आपके साथ आपकी सुरक्षा में आपका रहेगा जो गनर, आपके ऊपर हमला होगा तो वो भी फायर कर देगा। वो अपराधी नहीं है।
वो उसका कार्य नैतिक है। उल्टे अगर वो भाग गया तो अनैतिक हो जाएगा। नहीं, 2 गनर मिलता है नौकरी में जाओगे तो। 2 गनर, 2 गनर मतलब जो आपकी सुरक्षा में, जो सिक्योरिटी वाले। हाँ, वो अच्छा लगता है ये सब सब सुन के कि बड़ा अच्छा सा होगा। वो दिन कब आएगा जब मैं अपने गांव जाऊंगा, या मैं अपने गांव जाऊंगी, वहां पे लोग ढोल ताशे बजाते रहेंगे, ये आ गई बेटी गांव की, ये आ गया बेटा। ये उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। कोचिंग से ही बात नहीं बनेगी। मैं हमेशा इसी पे बात बोलता हूं। कोचिंग से बात बनती तो यहाँ के इतने हजारों बच्चे सेलेक्ट हो गए होते। ये बात अपने से बनेगी, ये आप कितना अपने आप के ऊपर जोर दे रहे हैं। और इसके अलावा और किस पे थे हम लोग? कर्तव्य। कर्तव्य क्या है भाई? कौन से कर्तव्य ठीक हैं? कौन से कर्तव्य करने चाहिए जो लोक कल्याणकारी हो? नहीं, जहां पर सबका हित हो, जहां पर सबका हित हो। अगर कर्तव्य में जो दुविधा आ जाए कहीं, तो क्या होगा? अगर आपको अपना कर्तव्य का पालन करना है और ऐसी स्थिति में दुविधा आ जाए, इसके लिए हम लोगों ने कल उदाहरणों से समझा था कि आप आईपीएस हैं, आप मंत्री की सुरक्षा में हैं, या आप किसी जो बड़े पद पे हैं और वहां पे मामला आपके परिवार के ऊपर आतंकवादी अटैक कर देते हैं, जो सबसे ज्यादा आपको प्रिय है उसको ले जाते हैं अपने साथ, और आवाज भी सुनाते रहते हैं आपको, आपको फोन कर दिया, और जिसको आप प्रेम करते हो रो रहा है कि मुझे बचा लो, किसी तरह बचा लो। आप ऑफिस में, आपने फेंक दी कलम उठा के अब तो मैं जान बचा के ही मानूंगा पहले अपने परिवार की। ये कहना बड़ा आसान है, करते समय अच्छे अच्छे धीर लोग जो मरने लगते हैं, फोन कर दे कि आपके बच्चे को उठा लिया है, तो आप बोलेंगे क्या चाहिए जल्दी बताओ, कि जितना पैसा अकाउंट में सब डाल दो। आपको ही नहीं पता, मान लिया कि आप बहुत बड़े व्यक्ति, सब भेज दे, उसके बाद उसने मार दिया, फिर क्या करोगे? ऐसा भी होता है। पैसा भी दे दिया, मार भी दिया। इसलिए फिर आपको रणनीति भी बनानी पड़ती है कि हाँ ठीक है, ये समझना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति बन जाएगी तो क्या करेंगे। दुविधा। असली व्यक्ति की पहचान वही है जहां पर दुविधा आए, तब पता चले कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि सारा खेल तो दुविधा का है। दुविधा, क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल, हाय, फंस गए। अब ये फंसना ही आपके लिए आपकी सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, आपकी न्यायप्रियता सबको हिला देगा। एक झटके में आप हीरो से विलन हो जाएंगे। एक झटके आपकी पूरी सर्विस बर्बाद हो जाएगी, आपके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। अब ये समझना पड़ेगा कि दुविधा से निकलने के लिए क्या किया जाए, कौन से ऐसे कार्य हम करें जो हमें दुविधा से निकाले। इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है? सामाजिक हित सबसे ऊपर है। सामाजिक हित ऊपर होंगे, पारिवारिक हित, व्यक्तिगत हित, सारे हित छोटे। जहां पूरे समाज का हित होगा, ऐसे कर्तव्य का पालन। अपना नुकसान हो जाए, अपना व्यक्तिगत, और परिवार बचता हो, तो व्यक्तिगत नुकसान आराम से कर लेना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत नुकसान करने पे भी बड़े लोगों को रोना आता है। नहीं रोना आता, क्योंकि आपके व्यक्तिगत संबंध होते हैं, आपका खुद का जुड़ाव होता है। ये तो होता है कि कोई किसी से जो प्रेम में है, तो परिवार वाले कहते हैं ना शादी नहीं होगी,
नहीं कहते। अब व्यक्तिगत हित छोड़ने के लिए कभी कभी लोग पूरे परिवार से लड़ जाते कि हमने हाथ पकड़ लिया, अब चाहे जो सर फूटे या माथा फूटे, अब हम तेरे साथ ही चलेंगे, और बाद में उसके साथ भी नहीं चल पाते। ये तो दिक्कत, क्योंकि थोड़े समय के लिए अगर आकर्षण के साथ प्रेम है तो लंबा नहीं चलेगा। आज के समय सबसे ज्यादा आकर्षण पे ही मामला चल रहा है। पहले ही देखते लोग फिदा हो गए, बड़ा अच्छा लग रहा है, देखिए क्या इंसान है, वाह मजा आ गई। अरे थोड़े समय रहिए तब पता चलेगा कि इंसान क्या चीज है। चाहे वो इंसान हो, कोई भी इंसान हो, उसमें समस्याएं हैं। अच्छाइयों और जो उसकी बुराई है दोनों के साथ अपनाएंगे तो बात बनेगी। यहां यही समझना है कि अगर दुविधा की स्थिति आएगी तो व्यक्तिगत हित छोड़ने होंगे, सामाजिक हित को उठाना, लोक कल्याण को ऊपर रखना हो, कि लोक कल्याण से बढ़ के नहीं है। क्योंकि आप जिस पद पे जाएंगे वो पद लोक कल्याण का पद है। आप एक लोक कल्याणकारी अधिकारी हैं, तो लोक कल्याण के लिए अपना हित, स्वहित छोड़ना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि वो कर्तव्य का पालन होगा जो कानून और संविधान सम्मत होगा। कानून और संविधान सम्मत। कानून और संविधान क्या कहता है? अब ये सारे पैरामीटर हैं कि अगर आप कभी फंसेंगे कर्तव्य की दुविधा में कि हम क्या करें क्या ना करें, फिर उस समय आपको इस तरीके से अपने कर्तव्य का आकलन करना होगा कि हमें ये करना है और ये नहीं करना है। तीसरी बात, लोकतांत्रिक मूल्य, समावेशी विकास और सतत विकास। हमारे कर्तव्य कैसे हैं? लोकतांत्रिक मूल्य हैं इसमें, लोकतांत्रिक मूल्य, समावेशी विकास और सतत विकास। कैसे कर्तव्य हैं तो ठीक। क्या सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास है तो ठीक। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है तो ठीक। सारी पार्टियों का नारा ले लीजिए, क्या दिक्कत? भाई यही तो बात है, हर व्यक्ति के हित में अपना हित, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबका हित सबका सुख। अपने को थोड़ा सुख कम मिले तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप मुखिया हैं। मुखिया होने के नाते बहुत ज्यादा जो सुख की उम्मीद मत करिए। मुखिया व्यक्ति को, अगर आप एक जिले के जिलाधिकारी हैं तो आप उस जिले के मुखिया हैं, भले ही आपकी एज 28 साल ही है तो क्या हुआ, 30 साल ही है तो क्या हुआ, आप सबके मुखिया हैं। और मुखिया के लिए अगर आपने देखा होगा तो बहुत त्याग की जरूरत पड़ती है परिवारों में। मुखिया दो आंख करने लगा अपने घर में, वो परिवार कभी नहीं चल सकता। ज्वाइंट फैमिली का नेचर ही यही है, मुखिया का सही होना चाहिए। मुखिया से उनकी पत्नी भी कह रही है, अरे देखो छोटे वाले लड़के की स्थिति ठीक नहीं है, तो बड़ा वाला सही नहीं चल रहा है। अगर वो न्यूट्रल होके निर्णय नहीं लेगा तो परिवार में, भाइयों में या परिवार के अन्य सदस्यों में मतैक्य नहीं होगा। तुलसीदास ने कहा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना। सम्मति क्या है? सबसे मिल बैठ के पूछ के निर्णय लिया जाए, और मुखिया का निर्णय हमेशा बेहतर होगा। अगर कोई चीज आएगी घर में तो पहले वो आराम से बांट दी जाएगी सबके हिसाब से, और आखिरी में जो बचेगा वो मुखिया कहेगा भाई ले आ मेरे लिए। ये तो मुखिया का कर्तव्य है। पहले मुखिया के उड़ा दो, ले आओ पहले मैं खा लूं।
तो परिवार कभी नहीं चल सकता। यही यहां पर समझना पड़ेगा कि आपके लिए वो कर्तव्य महत्वपूर्ण होंगे जिससे आपके लोगों का भला हो। मुखिया मुकसम होना चाहिए। मुखिया कैसा होना चाहिए? मुकसम। हम लोगों ने पढ़ा हिंदी साहित्य में, मुखिया मुकसम हो। आप मुंह से खाते हैं, हाथ पैर हर हर अंग को आपके पोषण मिलता है, ऐसे मुखिया होना चाहिए। खान पान को एक, खान पान को एक होना चाहिए, सबके लिए बराबर। क्या होता है, छोटे बेटे को लेकर बहुत मोह है मुखिया में, तो बड़े बेटे का क्या होगा, मझले बेटे का क्या होगा। ऐसे ही यहां भी कर्तव्य के पालन के समय यह समझना पड़ेगा कि वो कर्तव्य समावेशी है कि नहीं, सबका विकास तो करेगा कि नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो फिर वो कर्तव्य नैतिक नहीं होगा, उस कर्तव्य में नैतिकता नहीं बचेगी। बाहुबली देखी है ना तुमने? शिवगामी देवी क्यों इतनी फेवरेट है, अच्छी है? शिवगामी देवी को लोगों ने जो गुमराह कर दिया, सबसे ज्यादा उसके पुत्र जो भल्लाल देव ने गुमराह किया उसको, वो नहीं गड़बड़ थी, फिर निर्णय उसने उसी तरह से ले लिया। लेकिन बाद में जब उसको पता चला तो अपना बलिदान दे दिया, लेकिन अपने कर्तव्य के पालन में पीछे नहीं हटी। ये निष्ठा है। ये समझना पड़ेगा कि जहां सही और गलत का चुनाव करना होगा वहां पर हमेशा सही का चुनाव होगा। अपना भी अगर होगा और वो ठीक नहीं होगा तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा। ये नियति कहती है, ये नियम कहता है, ये विधान कहता है। लेकिन ऐसा करने के लिए अंदर से आपकी जड़ें बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि आपके उखड़ने का डर रहेगा कि आप उखड़ जाएंगे। लेकिन कभी कभी उखड़ना भी पड़ता है, क्या करें, जीवन में वैसे ही एक न एक दिन आपको जाना है यहां से धरती पे। कौन ही अमर होके आया है? अमर है क्या आप? अमर नहीं है तो अच्छा काम करके जाइए, अमर हो जाइए। नाम, इस दुनिया में केवल नाम रह जाएगा और तो सब खत्म हो जाता है। अब नाम के लिए वो कर्तव्य चाहिए जो कर्तव्य लोगों के लिए हो, समावेशी हो, लोकतांत्रिक हो, जहां सतत विकास। पूरा पेड़ आपने कटवा दिया, हर चीज नुकसान हो रहा है, ईंट के भट्ठे चल रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, हर काम हो रहा है गलत, आपको सब पता है, लेकिन आप चुपचाप बैठे हैं धृतराष्ट्र की तरह आंख पे पट्टी बांध के। खत्म हो जाएगा हस्तिनापुर, कोई बचा नहीं पाएगा उसे। आपके रहते रहते ही जो जिले का, जो जंगल का क्षेत्रफल था, मान लीजिए कि 3% है, आपके जाते जाते 1% हो गया। तो आप बताएंगे, देखिए ना, पूरा विकास कार्य हमने कराया, ये सब फैक्ट्री लगवा दी। अरे फैक्ट्री तो लगवा दी, लेकिन आगे की पीढ़ी कैसे जिएगी? विकास सतत होना चाहिए, ऐसा विकास होना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियां भी जी पाएं, क्योंकि ये पेड़ पौधे फेफड़े हैं हमारे, ये नहीं रहेंगे तो मर जाएंगे। शहरों में आते ही हमारी सांसें भारी हो जाती, गांव में जाते ही हमारी सांस हल्की हो जाती, मजा आने लगता है, वाह नीम का पेड़, हवा चल रही बढ़िया। खत्म हो जाएंगे गांव भी इसी तरह से। जो सोच अभी है हमारी, अभी तो हम सब कुछ खाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो जो लाओ सो सो खाऊं, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जो लाओगे हम सब खा लेंगे। यहां सुरसा की तरह लोग हो चुके हैं, किसी का मुंह छोटा नहीं हो रहा, सब खाते जा रहे हैं, खा जाओगे हम सब। ये समस्या है। इसके अलावा ऐसा कर्तव्य जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय दे। कैसा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय।
न्याय प्रदान कर, सामाजिक न्याय मिलता है, राजनीतिक न्याय मिलता है। आप अपने संविधान की शपथ लेते हैं कि मैं भारत जो गणराज्य है इसके सभी नागरिकों के साथ एक बराबरी का व्यवहार करूंगा। अगले दिन झूठ बोल देते हैं, बराबरी व्यवहार नहीं करूंगा, अपनी जाति वाले के साथ अच्छा करूंगा, अपने धर्म वाले के साथ अच्छा करूंगा, हमारी जाति सबसे ऊपर है, टाइटल लगाने लोग सबसे आगे रहते हैं, पूरा नाम बोलो पूरा। ये है मानसिकता हमारी। क्या ही कर लेंगे पूरा नाम बोल के, अमर हो जाएंगे। ये बात यहां पे है कि आपके कार्य, आपके कर्तव्य ऐसे हों जिससे सामाजिक न्याय मिल रहा हो, राजनीतिक न्याय मिल रहा हो, आर्थिक न्याय मिल रहा हो। आर्थिक न्याय का मतलब इंडिया बनाम भारत की खाई छोटी हो, अभी और चौड़ी होती जा रही है। अमीर जो है और अमीर होते जा रहे हैं। आज के 10 साल पहले उनकी संपत्ति 6,000 करोड़ की थी, आज 18,000 करोड़ की, 1 लाख करोड़ की पहुंच गई। और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये विषमता जो अभी बढ़ गई है, उस विषमता को अधिकारियों को दूर करना है। ये आर्थिक समान, आर्थिक न्याय, समावेशी विकास, ये हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर समुदाय का विकास। अभी आपने देखा कि बहुत बड़ा वर्ग जो गरीबी रेखा में था वो ऊपर आया है भारत। उसके पीछे डीबीटी का बहुत बड़ा रोल, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो इस तरीके से हमको सोचना पड़ेगा कि हमारे वो कर्तव्य महत्वपूर्ण होंगे जो हमारे समाज को सामाजिक न्याय दें, आर्थिक न्याय दें, राजनीतिक न्याय दें। आप देख रहे हो इथिक्स के पेपर में पूरा पॉलिटी भी आ रहा है, पूरी हिस्ट्री भी आती है, पूरी जो सोसाइटी भी आती है। ये मिक्सचर है पूरा। एथिक्स मतलब इंटरव्यू की भी तैयारी है। एथिक्स अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो इंटरव्यू के भी सारे प्रश्न यहीं से निकलेंगे। आगे चल के मैं कुछ आपको एआरसी रिपोर्ट की भी कुछ चीजें बताऊंगा जो मैंने सोचा है। पचा पाएंगे आप तो ठीक, नहीं पचा पाएंगे तब भी ठीक, क्योंकि हम तो ये देखते हैं कि आपसे पचना चाहिए। ठीक है, तो यहां इस बात को समझना पड़ेगा कि एआरसी रिपोर्ट, अभी जो सेकंड एआरसी रिपोर्ट आई है उसमें 15 चैप्टर है, 15 अध्याय है। लेकिन वो एआरसी रिपोर्ट आपके इंटरव्यू, आपके निबंध, आपके पेपर 4 सब जगह काम करेगी। जबरदस्त है। उसमें पूरे विश्व के जितने भी नियम है, प्रावधान, सबका अध्ययन करके भारत सरकार को वो रिपोर्ट सौंपी गई। अधिकारी आप बनना चाहते हैं तो जरूर उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ बोलिए बोलिए। हम्म हम्म अभी तो आप ये देखो, अलग अलग जगह अलग अलग काम। जैसे मान लीजिए कि आप जो नदियों के किनारे जो पेड़ पौधे लगाने का भी इस समय एक अभी वो चल रहा है, अधिकारियों के द्वारा वो भी काम हो रहे हैं। अलग अलग जिले के अलग अलग उनकी जो भौगोलिक संरचना है उसके अनुरूप काम होते हैं। जैसे अगर आप किसी जिले के अधिकारी हैं तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने उस जिले में ऐसे समूह को चयनित किया जिनको रोजगार में, अलग अलग रोजगार में लाया जाए। जैसे मान लीजिए कि स्थानीय स्तर पे वो गए, लोग शिक्षित बहुत नहीं है, अब उनको रोजगार में लाना है, क्योंकि बिना रोजगार के उनके आर्थिक न्याय की बात नहीं हो पाएगी। तो वहां पर पूरी स्टडी होगी, केस स्टडी होगी कि पूरा आंकड़े निकलेंगे, उसके बाद कोई चीज हम जो धरातल पर उतारेंगे। हो सकता है कि सरकार के सहयोग से कोई ऐसी जो फैक्ट्री लगाई जाए जो अगरबत्ती का काम कर दे, जो फूलों से कुछ काम कर दे, जो सजावट के कोई काम कर दे। आज के समय तो बहुत सारे, हर एक जिले एक उत्पाद की अभी अभी योजना चल रही, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब उस जिले का जो भी खास एक हेरिटेज होगा, कुछ खास तरीके के वहां के प्रोडक्ट होंगे,
उसको पूरे नेशनल लेवल पे उसकी ब्रांडिंग करा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये भी जिलाधिकारी का ही काम, ये मौलिक काम है कुछ कि आप उस जिले में गए, एक तो वहां पे लोगों को जो सुविधाएं आप दें वो तो है ही, इसके अलावा उस जिले में जो पोटेंशियल है अलग अलग वर्ग में, शिक्षा नहीं है तो कुछ ऐसी चीज होगी, हाथ का हुनर होगा, इसीलिए हुनर हाट, बहुत सारी चीजें लग रही हैं जिले में, और हर जिले से वो चीजें स्पेसिफिक निकाली जा रही हैं जो वास्तव में उस जिले की महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको अभी तक आधार नहीं मिला, और इससे वहां के समाज का उन्नयन। क्या समझ पाएगा? तो हर जिले का अलग स्ट्रक्चर है। अगर कोई, मेरे जानने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस जिले में अच्छा काम किया है। जैसे एक मैं आपको केस स्टडी बताता हूं, एक लड़का है, अभी वो पुलिस में है, उसने अपने लिए एक नियम जो बना रखा है, वैसे तो पुलिस में हर शुक्रवार लोग मिलते हैं, उन्होंने अपने लिए जो शुक्रवार के अलावा एक और दिन रखा है, रविवार के दिन भी वो मिलते हैं, वो अपने बंगले पे मिलते हैं। पहले तो लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सब में अवेयरनेस हुई कि नहीं, वो रविवार को वो मिलते हैं, हम वहां चले, तो उनके बंगले पे बहुत ही सहजता से वो सबसे मिलते हैं और उसके बाद वहीं लगभग मामलों का निस्तारण करते हैं। इससे क्या होता है? इससे एक तो आपके प्रति विश्वसनीयता जो प्रशासन के प्रति बनती है, धीरे धीरे उस क्षेत्र विशेष में ये बात हो जाती है कि भाई यहां अगर कुछ भी हमने हमने गड़बड़ किया तो ये अधिकारी सुनवाई करता है, ये जन सुनवाई करता है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, आपके प्रयास से पेड़ पौधे लगाने का आप कोई कार्यक्रम चलाए, आप जिसको लीड करें, आपको देखकर बहुत सारे लोग पेड़ पौधे लगा देंगे। ठीक, इसके अलावा आपने वहां के जो गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, आपको देख के बहुत सारे लोग पढ़ाना शुरू कर देंगे, क्या आप रोल मॉडल है। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं? या आपके प्रश्न पे ही हम जा रहे हैं घूमते? बहुत सारे ऐसे लोग। हम्म। हम्म। ठीक। हम्म। ये वैसे हर हर अधिकारी का ये वैसे भी कार्य है, हर अधिकारी का ये इस समय काम है कि अपनी जनता से मिलना, लेकिन इसमें लोग हीला हवाली करते हैं, क्योंकि आप जब मिलेंगे तो आपको काम करना पड़ेगा। अभी सरकार का इतना दबाव है जो प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन और आम जनता के बीच में दूरी है, उस दूरी को कम किया जाए और विश्वसनीयता, जवाबदेहिता को बढ़ाया जाए। ये तो एक पक्ष हो गया जो आपको वैसे भी कर रहे हैं। दूसरा पक्ष ये है कि आप चूंकि रोल मॉडल है, आपके सामने तमाम समस्याएं आप देख रहे हैं जो पूरी दुनिया के सामने हैं और भारत के सामने भी। उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार हो सकता है? तो वो हो सकता है जन सहयोग से, आम जनता के सहयोग से। आपको जनता ज्यादा सहयोग करेगी क्योंकि आपकी विश्वसनीयता लोगों से ज्यादा है। इसलिए अगर आपने कोई एक्शन लिया अच्छा, तो उसके पीछे बहुत सारे लोग चलने लगे, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, बहुत सारी चीजों में। आपकी एक्सपर्टीज किस में है? मान लीजिए कि आप इंटरव्यू में गए और आप इंजीनियर हैं, आपने टेक्सटाइल से इंजीनियरिंग किया, आपसे इंटरव्यू में यह प्रश्न पूछा जाएगा कि आप आईएएस होने के बाद आप अपनी इस एजुकेशन का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, क्या बताएंगे आप? ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो एक्सपर्टीज है वो उस क्षेत्र के लोगों को भी मिलनी चाहिए। आप यहां से गए, वहां जाने के बाद एक तो सामान्य अधिकारी है ही, और एक विशेष अधिकारी हैं जो लोगों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण पद जो बदलाव लेकर आ रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़िए। इसके अलावा कोई भी कर्तव्य करते समय यह चिंतन होना चाहिए कि इसका प्रभाव हमारे समाज पर कैसा पड़ेगा, समाज के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा।
पड़ेगा। मतलब क्या है? सकारात्मक या नकारात्मक। सकारात्मक पड़ेगा या नकारात्मक पड़ेगा? नकारात्मक पड़ेगा तो अपनी इज्जत की बात आती है, लोग क्या कहेंगे। आप अधिकारी हैं तो जरूर समाज की बात सुनिए। लोग कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे। ऐसा नहीं चलेगा। अधिकारी बनने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के लिए लोग बोल रहे हैं, कह रहे हो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, आप रोज सुन के जा रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, ठीक ही तो कह रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको लेकर माहौल एकदम बिगड़ गया है तो ऐसे कर्तव्य से बचना होगा भाई। सही लोग जो होते हैं ना, जो ठीक लोग, उनके लिए अगर कोई खराब शब्दों का इस्तेमाल करता है तो वो मरने लग जाते हैं। अपकीर्ति जो है मरने से बढ़ के हो जाती है। अपकीर्ति, अपकीर्ति जानते हैं? अपयश। 6 चीजें हमारे हाथ में नहीं है। यश, अपयश, लाभ, हानि, जरा और मरण। जन्म और मरण ये सब हमारे हाथ में नहीं है, सब विधि हाथ। अपयश हो गया तो क्या करेंगे? इसलिए कर्तव्य को करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि समाज उसके लिए आपको सकारात्मक रुख देगा या नकारात्मक देगा। अगर केवल अपने बारे में आप सोचेंगे तो जो आपके लिए अच्छा होगा वो करेंगे। अब यहां पे प्रभु राम का फिर मामला आएगा। राम के जीवन में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, हर व्यक्ति ठीक कह रहा था, एक धोबी ने गलत बोल दिया, मैं राम नहीं हूं। अब इतनी बड़ी मर्यादा काम कर रही थी वहां, उन्होंने कहा कि भाई भाई अगर मेरे ऊपर ऐसा आरोप लग रहा है, या तो मैं राजा नहीं रहूंगा, कल से राजपद छोड़ दूंगा, या जिसके ऊपर आरोप लग रहा है या तो जनता अपने से स्वीकार करे। बाद में अयोध्या की जनता ने खूब पश्चाताप किया। कुछ लोग बोलते हैं कि बाद में अयोध्या को बहुत जो श्राप भी मिला। अब बहुत सारी बातें, क्योंकि लोग तो कहेंगे, लेकिन अगर आपके खिलाफ माहौल बन रहा है या ऐसे कर्तव्य हैं आपके, तो उसको दूर किया जाना जरूरी है। अन्यथा पद पे रहने का मतलब नहीं बनेगा। इसके लिए मैंने आपको बताया है कि अगर कोई रेल मंत्री है या नागरिक उड्डयन मंत्री है, अगर कोई प्लेन जो क्रैश हो गया या कोई ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो उसकी वजह से तो नहीं हुई होगी, सीधी सी बात। उसके बाद भी इस्तीफा लोग दे देते हैं नैतिकता के आधार। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते हैं, शब्द आता है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मैं दे रहा। ये नैतिकता आपकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी न गलती होने के बाद भी आपको लगता है मेरी कमी से ऐसा हो गया, तो समाज क्या कहेगा, इस पर भी देखना होगा। और अपने से पूछिए कि आप जो कार्य करने जा रहे हैं ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। आपका अंतःकरण कभी झूठ नहीं बोलता, उस हमेशा सच बोलता है। अंतःकरण का मतलब इनर कॉन्शियस, आपका अंदर से जो आपकी चेतना है, जो आपकी आत्मा, कहते मेरे आत्मा की आवाज आ रही है, आत्मा कह रही है कि नहीं यही चीज सही है। आपका शरीर कह रहा है ना, फिर शरीर को आराम कैसे होगा? अब लड़ जाएंगे दोनों भाई आपस में, फिर वही जीतेगा जिसका आपके ऊपर ज्यादा असर। अगर आप जो शरीर के ऊपर आश्रित हैं ज्यादा, तो शरीर जीत जाएगा। चेतना से आप अपने संचालित हैं। अभी तो आपने आत्मा देखी भी नहीं, आपने फिल्मों में देखा होगा कि सफेद कलर की आत्मा होती, उड़ती हुई आती है और पकड़ लेती है, नहीं? अब आत्मा पता नहीं जो भी होती हो, लेकिन अब यह समझना पड़ेगा कि आप जो है, आपके भीतर जब तक वो रहती है तब तक आप जिंदा है, तब तक आप बोल पा रहे, और वो कभी झूठ नहीं बोलती।
तो आपका अंतःकरण अगर आपसे ये कहे कि ये कर्तव्य आप करेंगे, इससे इतना फायदा होगा, इससे इतना नुकसान होगा, इससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, इससे आपकी प्रतिष्ठा को आघात लगेगा, तो फिर अगर आपने अपने अंतःकरण का सुना तो आप जीत जाएंगे, लेकिन आप सुनेंगे अपने शरीर की। राम को कौन ही सुन रहा है? हमारे भीतर जो राम रावण तो बैठे ही में। राम हमेशा अच्छाई की बात करेगा। तुझे इतना गंदा तो नहीं होना चाहिए, तो इतना गंदा क्यों होता जा रहा है? उधर से रावण बोलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, देख दुनिया में सब गंदे हैं, तू उनसे तो अच्छा ही है। दुनिया में हर व्यक्ति खराब है, तू उनसे अच्छा है, इसका मतलब थोड़ा और खराब हो लो। मनोविज्ञान कह रहा है व्यक्ति अपनी कमियों को देखता है तो अपने से जो खराब लोग हैं उनको देख लेता है कि मैं उनसे तो अच्छा ही हूं। ये समझने की जरूरत है। यहां पे किस तरीके से हम देखें कर्तव्य की उपेक्षा क्यों होती है? उपेक्षा, अज्ञान। अज्ञान, कर्तव्य की उपेक्षा इसीलिए होती है मुख्यतः अज्ञान। न लिखना हो तो कितना बढ़िया है, आप लोग कितना आराम से सुन रहे हैं, जैसे लग रहा है कि अच्छी राम कथा चल रही है, बढ़िया सुनते जाएं, ठीक है सब। अज्ञान, अज्ञान क्या होता है? क्या सही है क्या गलत है, हमेशा भ्रम में ही रहते हैं हम। अज्ञानवशी हम सब कुछ करते हैं, अज्ञानवशी हम कहते हैं ये मेरा है, लेकिन ये नहीं है हमारा। आप सब, हम सब यहां पे अज्ञानवश बहुत सारे काम करते हैं, जिसको लिए हर चीज किया बाद में उसी ने छोड़ दिया। अज्ञान नहीं है। लोग हर चीज कर लेते हैं, बाद में उसने कहा कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, फिर क्या होगा? अज्ञान एक बहुत बड़ा कारण है कर्तव्य के न पालन करें। अगर हम ज्ञानी हो जाएं, सुकरात हो जाएं, होना कठिन है क्योंकि विष पीना पड़ेगा, तो आप हमेशा उस तरफ आगे बढ़ेंगे जो ज्ञान का रास्ता है। तो कर्तव्य की न पालन के पीछे अज्ञान काम करता है। दूसरी बात, सामाजिक परिवेश। सामाजिक परिवेश क्या होता है? हम जिस परिवेश से आते हैं, हमारे परिवार में अगर कर्तव्य को लेकर बहुत अच्छा बोध कराया जाए कि बेटा तुम्हारा ये काम है, तुमको ये करना है, ऐसे परिवार जहां आपके कर्तव्य के बोध के लिए अच्छा प्रयास किया जाए, और अगर आप अपना कर्तव्य का पालन न कर पाए तो आपको अपराध बोध हो जाए, तो फिर आप अच्छा कर्तव्य करेंगे। लेकिन अभी क्या चल रहा है परिवारों में भी? कोई बात नहीं बेटा, कोई नहीं, तुमने तो कलम ही चुराया है, वो तो तलवार चुरा के लाते थे। अच्छा ठीक, कर्तव्य के न होने का कोई अपराध बोध नहीं है किसी को। अच्छा नहीं कर रहे हैं उसका अपराध बोध नहीं है। माता पिता के साथ लोग अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं उसका कोई अपराध बोध नहीं है, क्योंकि परिवार में जो बच्चे हैं वो अपने अपराध बोध में नहीं है। आप भी नहीं थे, क्योंकि आपने भी अपने माता पिता के साथ जो किया था उन बच्चों ने देखा था। किसी को अपराध बोध नहीं। अब ऐसा समाज कर्तव्य की तरफ कैसे आगे बढ़ेगा? जो असली में व्यक्ति हो जाएगा, इंसान हो जाएगा, वो झूठ नहीं बोल पाएगा। गांधी जी अपनी माता जी से जब गए तो उन्होंने कहा कि एक बार मुझे यूरोप में जो मांस भी खाना पड़ा, कि मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन अब नहीं खाता। होता क्या है ना कि जब आप वास्तव में सही हो जाएं तो फिर आपसे झूठ नहीं बोला जाएगा, फिर आप ठीक हो जाएंगे। नहीं तो व्यक्ति एक झूठ अपने से बोलता है, फिर दूसरों से बोलता है, फिर झूठ झूठ झूठ, फिर झूठ ही झूठ हो जाता है।
तो सामाजिक परिवेश भी हमारे कर्तव्य पालन के लिए बड़ा जिम्मेदार है। और आज के समय जो कर्तव्य को लेकर उपेक्षा का भाव है, उसके पीछे ये भी मामला है। कर्तव्य को लेकर उपेक्षा का भाव क्यों है? अज्ञान, समाज, तो सामाजिक बोध। अपराध होने पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी गलत किया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परिवार में भी कोई कर्तव्य को लेकर कोई सिखा नहीं रहा है। अधिकार सबको पता है, छोटा बच्चा अधिकार जानता, कर्तव्य नहीं जानता। हम सब अधिकार जानते, अपने कर्तव्य नहीं जानते। इसीलिए जिस समाज में कर्तव्य का बोध नहीं होता, आपने मौलिक कर्तव्य अपने उसमें जोड़ रखे समझा, 11 मौलिक कर्तव्य हैं आपके, कितने लोग पालन करते हैं ये बता दीजिए, और कितना पालन करते हैं ये भी बता दीजिए। यह समझना पड़ेगा। समाज के भीतर ही ये बात आ गई है, अरे कोई नहीं, गलत कर लिया तो क्या ही हुआ, बच्चा है सीख जाएगा। तो सीखता रहेगा बच्चा, तो जिंदगी भर बच्चा ही रहेगा। जब बूढ़ा हो जाएगा तब भी कहेगा कि अभी तो दिल तो बच्चा है जी। नहीं, तो ये समझने की जरूरत है। और क्या है, यदि आपका कर्तव्य अरुचिकर है तो उसकी उपेक्षा कर देंगे आप। अरुचिकर, अरुचिकर है तो उपेक्षा हो जाएगी। आपकी रुचि नहीं, आपने ऐसी सेवा को ले लिया, या आपको गलती से मिल गया, एक्सीडेंटल आप हो गए आईपीएस। आपको आईएएस ही चाहिए था, एक्सीडेंट हो गया, आईपीएस मिल गया। लगी आप रोने, आपको वर्दी अच्छी नहीं लगती, ये लगता है ये बोझ है, क्यों वर्दी मिल गई मुझे। उसी वर्दी के लिए लोगों ने रात दिन प्रयास करते हैं, जिनको वर्दी से ही प्यार है। तब क्या होगा, अरुचि पैदा हो जाएगी। ऑफिस भी जाएंगे तो हमेशा जो मरे हुए से रहेंगे आप। वहां पे लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं, आप वहां नॉवेल पढ़ रहे हैं, क्या यार देख मैं अलग तरीके का इंसान हूं, मुझे ये सब मत किया। तो जाके कहीं और कुछ करो, जो गेह गुफा में बैठ के, कुछ जो कंदरा उंदरा में बैठ के, वहां क्या करने चले गए। या तो किसी पद पे जाइए तो जिम्मेदारी से उसको निर्वहन करिए, नहीं तो हट जाइए। अरुचिकर होना, अगर कोई कार्य आपको ऐसा मिल गया जहां आपकी रुचि नहीं है। आज के समय लोग खूब जो प्राइमरी की नौकरी कर रहे हैं, बीटीसी कर पढ़ाना किसी को नहीं है। आप समझिएगा, आपको नहीं करा, बहुत सारे लोग। आप अपने पर लेना कि जो लोग बीटीसी कर रहे हैं वो सोचेंगे मुझे कह रहे। सब अपनी सुरक्षा के लिए बीटीसी कर रहे हैं कि चलो आईएएस तैयारी कर रहा हूं या पीसीएस तैयारी कर रहा हूं, नहीं होगा तो जो 40-42 हजार की व्यवस्था तो होगी ही। अपनी जिंदगी तो जी ही लेंगे, काट ले जाएंगे जिंदगी। कुछ नहीं होगा तो अनुभव हो जाएगा, तैयारी किया था, कभी ये बोल पाएंगे कि आईएएस की तैयारी करने हम दिल्ली गए थे मुखर्जी नगर, बेटा अपने बच्चों को बता पाएंगे। ये क्या है। अब ऐसे मास्टर, स्कूल अगर मान लो हो भी गया तो वहां एक आदमी ढूंढ लेंगे, इधर आओ तुम बेरोजगार हो ना, कहेगा हाँ भैया बेरोजगार हो। कहे हम तुमको 8,000 रुपया महीना देंगे, जाओ हमारे नाम पे पढ़ो, और वहां प्रबंधक सेट कर लेंगे, हेडमास्टर तो सेट हो जाता है। और जाने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खिलाड़ी टाइप के, हेडमास्टर वहां सेट हो गया, ये सब हो गया। अब नहीं चल रहा ये सब, अब नहीं चल रहा, पहले खूब चला धड़ल्ले से। सब प्राइमरी के मास्टर दिल्ली में आकर तैयारी कर रहे हैं। क्या कोई कुछ नहीं कह रहा मैं प्राइमरी का मास्टर हूं, इथिक्स भी तो पढ़ना है। अब फिर यहां शिक्षा दी जा रही है, देखिए झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सही से रहना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है, न्यायप्रिय रहना है, बच्चों के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए।
अरे आप क्या कर रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं। आपके ऊपर आपने सरकार को गुमराह कर दिया, एक पद ले लिया। जो गरीब बच्चे, वो ऐसे लोगों के बच्चे हैं जिनके पास वास्तव में कुछ नहीं। आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? वहां जाकर आपकी शिक्षा से, आप अपनी स्वेच्छा से आपने फॉर्म डाला, आप नौकरी पे गए, उसके बाद आप नहीं काम कर रहे। ये समस्या है। अरुचि, लेकिन समाज का दबाव है कि नौकरी सरकारी होनी चाहिए शादी के लिए। सरकारी नौकरी है तो आराम से शादी हो जाती है, और लड़की को भले कुछ न मिले फिर भी संतुष्ट रहती है। कुछ नहीं, सरकारी नौकरी तो करते हैं। ये सब मनोविज्ञान है। कुछ मिलेगा नहीं लड़की को, उसमें भी 40,000 में वो क्या ही दे देगा, 10-20,000 रुपए और खर्च कर देगा, 10-20,000 रुपए अपने परिवार में दे देगा, खत्म। खुश हैं लोग। प्राइमरी नौकरी क्या मिल गई, भारत के प्रधानमंत्री हो गए। ये समस्या है। उसमें भी नहीं पढ़ा रहे, ठेका पट्टा इधर उधर 3-5 सब कर रहे हैं। क्यों प्राइमरी की नौकरी लिया भाई तुमने? किस लिए? कि लोगों का भविष्य चौपट कर दें? ये समस्या है। और ये समस्या आएगी। और क्या होगा? अगर आपको आपकी क्षमता से अधिक कार्य मिल जाए तो आपसे नहीं हो पाएगा। आपको आपकी क्षमता से अधिक कर्तव्य मिल जाए, है ना, तो समस्या हो जाएगी। तो लोग रोने लगेंगे। भैया आपने कहा था 8 ही घंटे की नौकरी होती है, तो 16 घंटे भी नहीं खत्म हो रहा काम। उधर से आ गया डीएम साहब के पास फोन, ये ऐसा है कि अभी जो बगल वाले जिले में संत कबीर नगर में भी डीएम नहीं है, उसका भी चार्ज आप ले लीजिए। मुख्यमंत्री ने आपको बोल दिया, अपने जिला आपसे नहीं चलाया जा रहा है। आप अपना वहां लेके अपने जो सर पे बैठ के हाथ, अभी तो 16 घंटे एसी कर रहे थे काम, अब उसके लिए कहां से लाएंगे? आपको अपनी क्षमता से अधिक का काम मिल जाए, आप पागल हो जाएंगे 2-4 दिन के अंदर। जिलाधिकारी 40 विभाग, आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था, 40 से अधिक विभाग होते जिलाधिकारी। एक दिन अगर वो ये चाहे कि मुझको हर विभाग घूमना है तो घूम नहीं सकता एक दिन में, इतनी स्थिति है उसके पास। पीडब्ल्यू उसका है, एजुकेशन उसका है, हेल्थ उसका है, पुलिस उसके अंदर में है, सब कुछ जो कुछ भी आप जिले में देखते हैं सब कुछ काम मालिक जिलाधिकारी। हमारे एक मित्र है, तो हम लोग एक बार बैठे थे, तो हम लोग फिर थोड़ी देर तक बैठे रहे, फिर आए जिलाधिकारी। है मित्र, आईएएस इंटरव्यू उन्होंने दिया था, तो दुर्भाग्य से अभी वो स्टेट में जो पीपीएस से हुए, अभी एडिशनल एसपी हो गए। कहीं देख के बहुत खराब लगता है कि हमने नहीं हासिल कर पाई। बताइए, ये मालिक है हमारे, और हमारे साथ ही इंटरव्यू दिए थे, और ऐसे देखते हैं कि हमको पहचानते ही ना हो। नहीं पहचानता भाई आपको डीएम, क्यों पहचानेगा आपको? 1000 आदमी है उसके पास खड़े, हाथ जोड़े, कभी बीएसए खड़ा है, कभी कौन खड़ा है, कभी ये जो जिला पूर्ति अधिकारी खड़ा है, साहब एक बार मिल लीजिए, दर्शन दे दीजिए। आप कह रहे अभी रुको दोरा, मुख्यमंत्री साहब से बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि आप किस पद पे जाने वाले हैं ये। लेकिन अगर आपकी क्षमता से अधिक, लोग कहते हैं और काम दो मुझे, और काम दो, काम करने पे आ जाएंगे तो भागेंगे नहीं आप। एक बार आपने अच्छे से पढ़ना शुरू किया तो क्या 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा मेंस देने लगेंगे तो 18-18 घंटा पढ़ सकते। अब आ जाएगा, भूख पैदा हो जाएगी, नहीं इस बार मेंस निकाल ही देना है। ऐसा व्यक्ति सेलेक्ट होगा तो कहेगा ठीक है सर, एक जिले का और दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब तक
1-2 घंटा चाहिए सोने के लिए, वहीं सो जाएंगे ऑफिस में। यही दिक्कत। क्या समझ पा रहे हो बात? ये है मामला। और यहां अधिक काम हो जाए, 2 घंटे की क्लास थी, पता नहीं क्यों तीसरा घंटा दे दिया। स्कूल में इंटर कॉलेज के लेक्चर रखे, 80 मिनट तुमको पढ़ाना है यार, 80 मिनट में 30-40 मिनट तो अटेंडेंस निकाल देते हो। क्या ही भविष्य बनाओगे देश का? डिग्री कॉलेज में वही हाल है, वहां समोसा खा रहे, चाय पी रहे। ये थोड़े विश्वविद्यालय ठीक ठाक हैं जहां पर वो लोग ये समझते हैं कि जो बच्चे आए उनको कुछ अच्छा देना है। अब जेएनयू में चले जाए, दिल्ली विश्वविद्यालय अच्छे तो, और वो बच्चों से बराबरी के आधार पे बात करके उनको जो समझाते बुझाते हैं। मैं भी आपको जो ये बातें बोल पा रहा हूं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय से अटैच रहा हूं, तो मुझे ये पता है कि जो बच्चों को अच्छी बातें बराबरी पे जाके ही बताई जा सकती कि जो व्यवहार आप अपने साथ चाहते हैं वही व्यवहार दूसरों के साथ करिए। यहां पर अधिक कार्य मिलेगा तो फिर कर्तव्य का पालन नहीं हो पाएगा, यह भी उपेक्षा है। और इसके अलावा अभी क्या चल रहा है, हर व्यक्ति का मूल्यांकन उसके संपत्ति के आधार पर हो रहा है। हर व्यक्ति का मूल्यांकन, हर व्यक्ति का मूल्यांकन संपत्ति के आधार, यह भी कर्तव्य नहीं करने देगा। जैसे ही आप कर्तव्य करने जाएंगे लोग कहेंगे इसमें कितना पैसा मिलेगा तुमको। अपने समाज में जाएंगे लोग कहेंगे अभी एक भी जो घर नहीं बना पाए, एक भी गाड़ी नहीं इनके पास, पता नहीं कैसे अधिकारी हैं ये। अब ये जो मानसिक अवस्था है ये आपको बेचैन कर देगी। खड़े रहेंगे आप, आपके बगल से जो फॉर्च्यूनर निकल जाएगी, आपको इनोवा अच्छी नहीं लगेगी अपनी, फिर आपको लगेगा इनोवा से ही अच्छी और गाड़ी कोई होनी चाहिए। ये समस्या है। अभी संपत्ति का आकलन संपत्ति के लिहाज से हम सोच रहे हैं कि हमारी जो संपत्ति कितनी है उसके आधार पे हम आपका मूल्यांकन करेंगे, और ये इसलिए भी हमारे कर्तव्य पालन में समस्या पैदा कर देता है। ये कर्तव्य की उपेक्षा कर दे रहा है। हम वो कर्तव्य करना चाहते हैं जिससे हमारे व्यक्तिगत लाभ हो, हमारे पारिवारिक लाभ हो, हमारे परिवार के हित पूरित हो जाए, वो आगे बढ़ जाए। कहीं पे भी कुछ विशेष बात आएगी तो अपने परिवार को लाभ देने का प्रयास करें, ये चीज भी आपको दिखाई देगी। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा कर्तव्य है जिससे आपके व्यक्तिगत हित पर चोट पहुंचती होगी तो आप नहीं करेंगे। अगर व्यक्तिगत हित पर चोट पहुंचे तो आप कर्तव्य नहीं करेंगे। मतलब कि कोई ऐसा कर्तव्य करना जिसमें आपके खिलाफ कोई जांच आ गई या कोई आपके खिलाफ लेटर आया, तो फिर आप वहां पे फंस जाएंगे। आप कहेंगे मेरे खिलाफ लिख दिया, रुक जा मैं बताता हूं, उसके पीछे पड़ जाएंगे आप। जो कर्तव्य नहीं था दूसरे कर्तव्य पे चले जाएंगे आप। अपने व्यक्तिगत हित की जब बात आ जाएगी तो आपसे कर्तव्य नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब भी कहीं व्यक्तिगत हित आता है तो आमतौर पे उस अधिकारी को वहां से हटाया भी जाता है कि आपसे अभी कर्तव्य का पालन नहीं हो पाएगा। ये आप देखते होंगे कि बहुत सारी रीट निकालती कोर्ट, जिसमें परमादेश होता है, उत्प्रेषण होता है, बहुत सारी रीट निकाली जाती है। उसके पीछे भी यही रीजन होता है कि आप अपने पद पे रह के बहुत ज्यादा कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे, या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल जा रहे। क्यों? क्योंकि आपके व्यक्तिगत हित पर भी बात आ गई, और जब व्यक्तिगत हित की बात आएगी तब भी कर्तव्य को लेकर उपेक्षा का भाव पैदा हो जाएगा।
बात समझ में आई? आई समझ में? तो परिणाम क्या होगा कर्तव्य उपेक्षा? उपेक्षा का परिणाम परिणाम क्या होगा? क्या होगा भाई? अनैतिक समाज का निर्माण होगा। जो चीज ठीक नहीं है वो ठीक महसूस करा दी जाएगी। आज का समय जो चीज अच्छी नहीं है उसी को ठीक बता रहे हैं कि अच्छा है। अनैतिक समाज बन जाएगा। नैतिक जो नैतिकता है वो जो समाप्त होने लगेगी, तिरोहित हो जाएगी। नैतिकता को लोग ये मानेंगे कि ठीक है, होना चाहिए, कोई मतलब नहीं है, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, वो किताबों के लिए होती हैं, हम अपने जीवन में क्यों उतारेंगे उसको? उसको किताब पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे, या लिख लेंगे आंसर तो भूल जाएंगे। एक चीज ये भी आपको दिखाई देगी। दूसरी बात, कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो आपके भ्रष्टाचार करने की संभावना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। भ्रष्टाचार को बढ़ावा, करप्शन नहीं मिलेगा। वो कर्तव्य करेंगे जिससे हमारी संपत्ति बढ़े। 10 जगह मकान होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, विला होना चाहिए, 10 गाड़ियां होंगी। एक गाड़ी से हम चलेंगे, एक से बेटा चलेगा, एक से पत्नी चलेगी, एक से मम्मी चलेंगे, एक से पापा चलेंगे। हर गाड़ी अलग अलग होनी चाहिए। अब ये सोच आ जाएगी, ये सोच है किस पे? वो पैसा आम जनता का है, आम जनता के कल्याण के लिए, लेकिन उसको आपने अपने तरफ मोड़ दिया। और आप जितना अच्छे तरीके से मोड़ पाएंगे आपकी समाज में उतनी ही प्रतिष्ठा होगी। भाई आपने देखा होगा कि खेत में लोग पानी चलाते हैं। पानी चलाना जानते हैं? खेत में जो नालियां होती हैं उससे जो खेत की सिंचाई होती है। कुछ लोग होशियार लोग होते हैं, ध्यान समझना। खेत में आपने चलाया रात में पानी, और कुछ उसमें होशियार लोग होते हैं कि आपने चलाया पानी और आप चले गए घर, सो गए, रात में ही 2 लोग उठे, उन्होंने खेत को मोड़ लिया। पानी आपका, आपका खेत नहीं भरा, बगल वाले भर गया, और जब तक आप उठते हैं उससे पहले ही आपकी मेड़बंदी कर दी गई। पूरी रात पानी चला, 18 घंटे पानी चला, 12 घंटे पानी चला, खेत में पानी ही नहीं। खेल हो गया, खेल हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो चीजें आम लोगों तक पहुंचनी थी उसको बीच में ही काट लिया गया। यही भ्रष्टाचार। पैसा जो जिसके लिए था उसको बीच में ही हमने अपने तरफ मोड़ दिया, और सावधानी से मोड़ा कि बिल्कुल पता ना चले, कोई पकड़ ना पाए हमें, ऐसे मोड़ा। ये तरीका है। ये कर्तव्य करना हमको आ जाता है, असली कर्तव्य करना नहीं आता, क्योंकि जो ठीक नहीं है उसके तरफ ही हम जाएंगे, क्योंकि समाज अपील भी वही कर रहा है। पैसा लाओ, पैसा, गाड़ी लाओ, बंगला दिखाओ, तुम इतने बड़े आदमी हो तो कुछ तो दिखाओ। यही बात महात्मा गांधी सोचे होते तो गांधी न रहे होते। यही बात टैगोर जी ने सोचा होता, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तो वो टैगोर ना बने। लेकिन अभी समाज में यही चल रहा है, खूब पैसा लाओ। अब ये पेपर इसी बात को देखते हुए आपके सामने कुछ सीख रखता है। और क्या होगा? कानून की उपेक्षा, अधिकारी ही कानून की उपेक्षा, कानून की उपेक्षा।
एक घर में अगर कोई अधिकारी हो जाता है तो हर आदमी अपने आप को अधिकारी मानने लगता है, दो चार थप्पड़ मार देता है कहीं जाते हुए। घर की बेटी आईपीएस हो गई, लोग हर व्यक्ति अपने आप को आईपीएस मान लेता है। गए क्षेत्र में किसी ने कुछ बोला कि जानता नहीं हूं, ले दो थप्पड़। कानून की उपेक्षा। और वो व्यक्ति खुद भी मान लीजिए कि उसको भ्रष्टाचार करना है, तो बहुत सारे कानून बने हुए हैं कि तुम्हें भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, इसके तहत आपको जेल भी हो जाती है। तो सब लिखा हुआ, उसने हर चीज पढ़ा है, आचार संहिता उसने पढ़ी है जो सिविल सेवा की, लेकिन उसके बाद भी डर नहीं है। कानून से कानून इतना भारत का पेचीदा है कि कुछ नहीं होगा, लंबे समय तक प्रक्रिया चलती रहेगी, फिर उसमें एक आध व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा जिसको अपने हिसाब से मोड़ लिया जाएगा। चांदी के जूते से हर बात बनती है, चांदी के जूते से ना बात बने तो सोने का जूता भी चलाया जाता है, नहीं? चांदी और सोने के जूते का मतलब समझ रहे ना, वही मिठाई के डिब्बा। ले जाइए, सारे जो काम न बनते हो एक डिब्बे मिठाई से बन जाएंगे, वो 2 डिब्बे 3 डिब्बे, ऊपर मिठाई अंदर सब चीजें रहती हैं। ये समझना पड़ेगा। अरे अभी आप जो है एसडीएम के यहां चले जाए ना, कायदे से ठीक ठाक, यूपी में तो एसडीएम मतलब समझिए कि बहुत पावर है, बहुत पावर है। 10 दिन की जेल भेज देगा वो, उसकी कोर्ट होती है एसडीएम की अपनी। अभी तो आपको डीएम बनना है, डीएम तो मतलब बहुत बड़ी चीज। एसडीएम भी अपने आप में ठीक ठाक तोप होता है। उत्तर प्रदेश में तो बहुत पावरफुल है, अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी व्यवस्था है, उसका रुतबा है। और रुतबा किससे होता है? पैसे से और पावर से। चांदी के बर्तन में खा रहे हैं, एक लोग यहाँ गए थे, चांदी के बर्तन। ने कहा भाई क्या मामला है? कहे अरे एक पोस्टिंग बढ़िया हो गई, नाम नहीं ले सकते लेकिन अब समझिए, पोस्टिंग अच्छी हो जाए बस हो गया, तो 4 करोड़ कोई फर्क ही नहीं है कितना आ रहा है। चाणक्य ने कहा कि मछली जल कितना पिएगी कोई नहीं बता सकता, और वो अपने आप भी नहीं बता पाएगी। नदी में मछली रहती है, वो जल पीती रहती है हल्का हल्का, फिर हल्का हल्का उसको मजा आने लगता है, फिर थोड़ा और पी लेती है, अधिक पी लेती है तो पकड़ ली जाती है। तो अधिक पीने वाला नहीं बनता है, नहीं। इससे तो ये भी निष्कर्ष निकलता है। तो समझिए ये कि कानून की उपेक्षा, डर नहीं होता। एक बड़ा अच्छा है कि जब हमारे घर में ही कोतवाल हो गए, जब सैया भय कोतवाल, तो अब डर काहे का। ये तो कोतवाल पे ही बात चल रही है, यहां तो आईपीएस होना है। अब आईपीएस हो गया, कोई किसी का लड़का आईएएस हो गया, फिर कोई नहीं, किसी डरता नहीं है। ये समस्या हो जाती है, वहां पर लोग कानून की उपेक्षा करने लगते, अधिकारी भी करने लगते हैं और उनसे जुड़े हुए लोग भी करने लगते हैं। ये चीज भी दिखाई देगी। इसके अलावा जिसके लिए पद धारण किया था उसका विकास रुक जाता है, वंचित वर्ग का विकास रुक जाएगा, वंचित वर्ग का विकास बाधित हो जाएगा। वंचित वर्ग का विकास बाधित हो जाएगा। आप तो आए थे जो सामाजिक न्याय के लिए, आप आर्थिक न्याय के लिए आए थे, आप राजनीतिक न्याय के लिए आए थे, आप समावेशी विकास के लिए आए थे, आप सतत विकास के लिए आए थे, लेकिन आप तो अपना विकास कर रहे हैं, स्व विकास। तो ये तरीका कि दूसरे की हक का पैसा आप अपने हक में कर दे रहे हैं, ये समस्या है। अपने हक की चीजें कोई नहीं खाना चाह, दूसरे का हक मारने में लोग आगे।
यहां समस्या क्या है? अपनी चीजों पे लोग नहीं टिके हैं। दूसरे का मिल जाए, पहले उसको खा लेंगे, बाद में अपना खाएंगे। और इन सारी व्यवस्थाओं से, जो कर्तव्य की उपेक्षा से हक मारा जाता है गरीब का, वंचित का। न उसकी कोई जो जाति है, न उसका कोई विशेष वर्ग है, वो सब केवल गरीब है। और उनके लिए ही सर्विस, टू सर्व योर कंट्री मैन। अब अपने देश के लोगों के लिए तो करना चाहते। आईएएस का पहले नाम था भारतीय नागरिक सेवा, आईसीएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा हो गया बात, यही नागरिक सेवा हो रही। ये दिक्कत है। और जब वास्तव में आपको लग जाए कि नहीं हमको नागरिक सेवा करनी है, तो आपको सर्विस भी मिल जाएगी। ये अंदर से आना चाहिए, आ जाना चाहिए कि भाई अब मैं थोड़ा ऊपर उठने वाला हूं, अपने परिवार घर में जो भी लोग हैं उनसे अब हमारा कोई नहीं। अर्जुन के सामने यही तो प्रश्न आया। अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था। कर्तव्य की सबसे बड़ी शिक्षा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी युद्ध भूमि में। अर्जुन ने कहा कि मेरे ये तो जो मामा है, ये मेरे मामा का परिवार, ये मेरे ससुराल का परिवार, ये मेरे बाबा ताऊ जी का लड़का, मैं नहीं लड़ूंगा केशव। ये मुझे मार दें, मैं मरना ठीक मानता, मुझे लड़ना नहीं है किसी से। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि इस विषम स्थल में तुम्हें अज्ञान कहां से हो? अज्ञान नहीं चाहिए, लड़ो। अभी नैतिकता का जो पक्ष ये कहता है कि सत्य के लिए लड़ना हो। तब भगवान कृष्ण ने बहुत सारी बातें बताई कि ये अज्ञान है, ये शरीर से उत्पन्न जितने संबंध हैं ये अज्ञान है, तुम्हें इसके ऊपर निकलना पड़ेगा। जीते जी अपने लोगों से दूर होना। अगर आप किसी बहुत बड़े स्तर पे काम करना चाहते हो तो परिवार बहुत पीछे छूट जाएगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। बड़े स्तर पे काम करना चाहते हो और अपना नाम बहुत ऊपर रखना चाहते हो तो परिवार, घर और व्यक्तिगत जीवन खत्म ही हो जाएगा, जैसा हुआ जो गांधी जी के साथ। ऐसे समझ, क्योंकि वहां फिर आपको दिखाई देगा सबका विकास। यहां यही चीज होगी कि वंचित वर्ग का विकास रुक जाएगा। वंचित वर्ग के साथ आपकी जो सहानुभूति होनी चाहिए, जो आपकी समानुभूति होनी चाहिए, जो उनके विकास के लिए आपको सोचना चाहिए था, वो आप अपने विकास के बारे में सोचोगे, अपने लिए केवल सोच सोच के मर जाओगे। इसीलिए आप देखेंगे कि ऐसे अधिकारी अपने रिटायरमेंट के बाद बहुत ही खराब अवस्था में चले जाते हैं। आप उनके ऊपर एक पूरी जो केस स्टडी कर लो, खूब अच्छी सर्विस किया, खूब बनाया, बाद में ना बच्चे पूछ रहे हैं, कोई पूछ ही नहीं रहा, फिर सारी बीमारी हो गई, शुगर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया। इतना तो सोचना पड़ता, भ्रष्टाचार करने के बाद भी वो सोचना पड़ता है ये पैसा इधर से उधर कैसे किया जाए। अब ये सारी बीमारियां हो जाती हैं, बाद में आप किसी काम के नहीं रहते। क्यों? क्योंकि आपका अंतःकरण जो है बिल्कुल मलिन हो चुका है, आपने केवल अपने बारे में सोचा। इसीलिए जो ईमानदार अधिकारी रहे, जिनकी सर्विस बहुत अच्छी रही है, वो अपनी सर्विस को लेके चलते हैं कि हमारी सर्विस अच्छी होनी चाहिए। वो दूसरों को देख के नहीं चलते, ना तो जो समाज का दबाव लेते हैं, तो फिर चीजें अच्छी होती हैं। अगर ये होगा कि वंचित वर्ग का विकास बाधित होगा तो यहीं से नक्सलवाद भी शुरू होगा। यही समझो, वंचित क्योंकि आपने पैसा खा लिया, अब आपने नहीं खाया, जो व्यवस्था ने खा लिया, सिस्टम ने खा लिया, तो पैसा पहुंचा ही नहीं। आदिवासी समाज में, पिछड़े समाज में, महिलाओं तक कुछ हो ही नहीं पा रहा। तो दो रास्ते, या तो हथियार उठा लेंगे वंचित वर्ग के लोग, आपके खिलाफ विद्रोह हो जाएगा, सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा। आपकी एक एक्टिविटी
देश के सामने एकता और अखंडता का प्रश्न खड़ा कर देगी। क्षेत्रीयवाद, नक्सलवाद, अलग अलग वाद खड़े हो जाएंगे। जो जातीय जो समूह है अलग अलग, वो उठने लगेंगे, क्योंकि विकास ही नहीं पहुंच रहा। नहीं, ऐसा है ना संभव। और अगर आप देखिए, इसी से सामाजिक संघर्ष भी पैदा हो जाए। सामाजिक संघर्ष उत्पन्न हो, एक आपके कर्तव्य की उपेक्षा से। एक आपने कर्तव्य उपेक्षा किया, आपने जो नाली अपने अपने खेत में मोड़ दिया, इसके वजह से इतनी दिक्कतें खड़ी हो गई। कुछ लोग बहुत होशियार होते हैं, वो नाली नहीं मोड़ते, अंदर ही अंदर एक जो सुरंग बना देते हैं, और वो पानी धीरे धीरे रिस रिस के अपने खेत में आने लगता है। ऐसे भ्रष्टाचारी होते हैं। सब नियम से दिखेगा ऊपर ऊपर, उनको टेंडर दिया गया, फलाने को दिया गया, उनको दिया गया, सब दे देते हैं, और उसको बोल दिया रीरूट कर दे, अगले बार टेंडर नहीं मिलेगा, उधर वो तीसरे के खाते में रीरूट हो गया, और वो बहुत बड़ा व्यापारी हो गया तीसरा व्यक्ति। वो नहीं है, वो यही है। वो जो तीसरा दिख रहा है वो नहीं है, वो यही है जो मैं हूं। और वो रोज नई नई गाड़ी ला रहा है, कह रहा साहब आओ एक बार गाड़ी पे, और कह रहा है मेरी ही है, मजाक मत किया कर ज्यादा। ठीक है, ये भी चल रहा है। सब काम आपको नैतिकता से होता हुआ दिख रहा है, देखना और होना। इसलिए मैंने आपको पहले दिन बताया था कि ऐसे ईमानदार लोग भी हैं जो ईमानदार हैं, पूरी सर्विस उनकी ईमानदारी से, लेकिन इस तरीके की ईमानदार, अधिकतर ईमानदार ऐसे। ये भी ठीक ही है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार आपको ऐसे नहीं दिखेगा, होता उसमें भी। नहीं कर सकते, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं। आप क्यों करोगे? आप तो ईमानदार बनोगे, वो वाले कि मैं उंगली से भी नहीं छूंगा पैसा, जो तनख्वाह। अब ये सोचिए इस तरीके से, तो कर्तव्य का पालन क्यों जरूरी है, ये बात आपको समझ में आई होगी कि हमें कर्तव्य किस तरीके से देखना चाहिए। और अगर जो कर्तव्य की उपेक्षा होगी तो समाज का विकास रुक जाएगा, व्यक्ति का विकास रुक जाएगा, हर तरीके से समाज के सामने कई बड़े प्रश्न खड़े हो जाएंगे। ये आपको देखना पड़ेगा। आज के लिए यहीं रुको, आज हमें कहीं जाना है, ठीक है। कल हम लोग थोड़ा सा तो लंबी क्लास करेंगे, आज यहीं पे आनंद काटो, ठीक है। चलो, कल हम लोग थोड़ा सा, आज हमने थोड़ा सा एक जगह हमने वादा किया है कि हम आ जाएंगे जल्दी, हाँ ठीक है। कोई प्रश्न? नहीं, वादा आज का निभाना जरूरी है, हाँ, क्योंकि हमने ये बात बोल रखी थी कि आज हम जल्दी आएंगे, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं एंट्री नहीं होगी आज, हमारी घर में एंट्री नहीं हो पाएगी, बात सही है। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग।